नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट का प्रथम चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो अभी तक मैं फिजिक्स सेकंड के वीडियो डाल रहा था, तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि जो है सर जी आप फिजिक्स फर्स्ट का वीडियो भी डालिए। तो मैंने भी जो है उसमें काफ़ी हद तक पढ़ा दिया है, बस 2-3 लेसन बचे हैं, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक। तो उसको भी मैं किसी टाइम पर जो है अपलोड कर दूंगा उसका वीडियो। और कुछ कारणों से जो है मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो आज जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, ठीक है। और फिजिक्स फर्स्ट का ये पहला लेसन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र आज हम अपने इस वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो जो है शुरू होता है आवेश से, ठीक है। पहले आवेश को डिफाइन करते हैं हम लोग, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, और फिर उसके बाद उसके स्थिर रहने से उसका क्या क्या गुण अभिलक्षण है उसको पढ़ते हैं। फिर हम आवेश को गति कराते हैं, और फिर उसके गति करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आवेश को प्रेरित कैसे किया जाता है, यही सारी चीज़ें हैं हमने पूरी फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए आज हम जो है टॉपिक को शुरू करते हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले आवेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आवेश पढ़ना है सर्वप्रथम, जिसको आप कहते हो चार्ज। क्या कहते हो? चार्ज कहते हो, ठीक है, आवेश को। तो आइए आज हम जानते हैं कि आवेश होता क्या। तो देखिए जब भी बात आती है आवेश को डिफाइन करने की, तो हमारे एक सर थे, वो कहा करते थे कि किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है। तो हम लोग एक दिन पूछा था उनसे, सर जी से, कि सर वैद्युतमय हो जाना का मतलब? तो उन्होंने कहा था कि वैद्युतमय हो जाने का मतलब होता है कि उस पदार्थ में वैद्युत बल उत्पन्न हो जाना। फिर मैंने पूछा था अच्छा सर जी बताइए वैद्युत बल क्या होता है। तो उन्होंने हमसे कहा था कि वैद्युत बल का मतलब होता है कि जब कोई आवेशित वस्तु हो और वो दूसरे आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो इसी को बोलते हैं वैद्युतमय हो जाना। अर्थात उसमें अन्य आवेशित वस्तुओं को आवेशित करने अथवा आकर्षित करने अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाए, तो इसी गुण को बोलते हैं वैद्युतमय हो जाना, ठीक है। तो सर जी ने हमारे बताया था कि किसी वस्तु के वैद्युतमय हो जाने की घटना को ही, के गुण को ही आवेश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीजों को डिफाइन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमने भी फिजिक्स को सीखा है ना कि रटा है। तो हम भी बहुत हमेशा जो है मंथन करता रहता है इसी विषय पर कि हाँ कौन सी चीज को किस प्रकार से अपनी डिफिनीशन दिया जा सकता है, ठीक है। और मैं अपने वीडियो में यही प्रयास करूंगा कि आप लोग भी जो है अपनी खुद की डिफिनीशन बनाना सीखो, रटने रटाने का काम नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे मेरा बहुत लगाव भी है। मैं इससे इसके क्षेत्र में हमेशा जुड़ा भी रहता हूँ। मैंने इसी से इंजीनियरिंग भी की है और जो है इसी पर मैं वर्क भी करता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझको लगता है कि मैं इस चीज को अच्छे से आपको डिफाइन करके समझा सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को खास करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है आवेश क्या होता है, ठीक है। तो हमारे सर जी के अनुसार तो किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही आवेश कहलाता है, ठीक है। परंतु आइए हम देखते हैं मेरा अनुभव क्या कहता है, ठीक है। उससे आज हम लोग आवेश को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा हमेशा Q बराबर NE, ठीक है। Q बराबर NE, जहां E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश और N क्या है संख्या, ठीक है। तो इस सूत्र से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये सूत्र कहता है कि आवेश वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करे।
आवेश ये होता है जो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करे। पर बात यहां से अटक जाती है कि संख्या में से कौन सी संख्या को प्रदर्शित करे। ठीक है, तो ये वो संख्या है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है उस पदार्थ से, या उस पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। स्थानांतरित का मतलब या तो उस पदार्थ पर कहीं और से इलेक्ट्रॉन आया हो या उस पदार्थ से कहीं और इलेक्ट्रॉन गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होता है, n होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो n क्या है, किसी पदार्थ से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या या किसी पदार्थ पर आए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं आवेश। ठीक, तो इस प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि आवेश किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं या किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इस चीज को जो प्रदर्शित करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और एक डिफिनीशन आपने और पढ़ा है क्या, I = Q/T, I = Q/T। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा जो होता है वो मूल राशि होता है। ठीक है, तो वैद्युत धारा को आवेश से नहीं बल्कि आवेश को वैद्युत धारा से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है धारा जो है मूल राशि है और आवेश क्या है, व्युत्पन्न राशि है, नियम जो कहता है। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर इस सूत्र को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, IT। ठीक, और यदि मैं मान लूं कि t बराबर क्या है 1 सेकेंड। ठीक, तो इस समय Q बराबर आपको क्या मिलेगा, I के स्थान पे t के स्थान पे 1 रखेंगे तो t का गुणा I में करोगे तो I ही मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी यहां से हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यहां से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश की कई सारी डिफिनेशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि आवेश सीधा पदार्थ का वो गुण है जो उस पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा को प्रदर्शित करता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। ठीक, तो ये बात होगी आवेश के डिफिनेशन की। ठीक है, और अब थोड़ा सा आवेश का सूत्र और मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। तो आवेश का सूत्र Q बराबर Ne होता है, जहां पे n मैंने बताया ना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। ठीक है, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और E क्या है, तो E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है भाई, आवेश का मात्रक। ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और यहां एक सूत्र आपने पढ़ा ना अभी I = Q बराबर IT। क्या पढ़ा आपने, Q बराबर IT। तो यहां से अगर हम मात्रक निकाले इसका, तो I का मात्रक होता है एम्पियर इनटू टाइम का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो यहां पे जो है वैद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड हो जाएगा, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, आवेश की बीमा।
तो आवेश की विमा हो जाएगी आपकी आई। विद्युत धारा की विमा को ए से लिखते हैं हम लोग, किससे लिखते हैं, ए से। और समय की विमा को किससे लिखते हैं, टी से। तो ए इंटू टी करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपकी विद्युत आवेश की विमा, एटी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई विमा। और परिभाषा क्या हो गया, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को जो प्रदर्शित करे वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, इसके फार्मूले पढ़ लिए, ठीक है, और इसका मात्रक भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चूंकि कुछ बच्चों ने हमको ये कहा था कि सर जी जो है आप थ्योरी की वीडियो अलग बनाइएगा और इसकी न्यूमेरिकल की वीडियो अलग। ठीक है, तो मेरा एक जैसे ही एक वीडियो पड़ेगा थ्योरी का, ठीक उसी के साथ एक वीडियो अब न्यूमेरिकल का भी जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे आ जाते हैं। तो देखिए मैं बीच बीच में साइड में हो जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, आवेश के प्रकार। ठीक है, तो जो आवेश होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कैसे दो टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि आवेश जो होता है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। स्थानांतरित का मतलब है जैसे कि एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है, और कोई इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर कहां पे आए, बी पर आ जाए। कोई इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर कहां पे आ जाए, बी पर आ जाए। ठीक है, तो मैं हालांकि अभी तक पढ़ा रहा था परमाणु संरचना। ठीक है, और आपको बताया गया था कि किसी भी पदार्थ में जितने धन आवेश होता है ठीक उतना ही ऋण आवेश भी होता है, पता है ना आपको। इसीलिए सभी परमाणु मूल रूप से कैसे होते हैं, विद्युत के उदासीन होते हैं। ठीक, जितने धन आवेश उतने ही ऋण आवेश होते हैं। ठीक, तो सारे परमाणुओं की यही कहानी है, सब परमाणु में जितने धन आवेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि इस पदार्थ से ये देखो, ये एक ऋण आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाए। ठीक, तो क्या होगा कि अभी तक इस पर जो है कितने धन आवेश थे, 3, और 3 ऋण आवेश थे, और इसमें क्या था कि 4 धन आवेश था और 4 ऋण आवेश था। ऐसा होता था। तो जैसे ही यहां से एक ऋण आवेश निकलकर इसमें आएगा तो अब इस समय जो है ऋण आवेश अधिक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ऋण आवेश कम हो जाएगा ना। ऋण आवेश कम, धन आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें धन आवेश अधिक हो जा रहा है तो धनावेशित हो जाएगा, धनावेश अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जो चीज अधिक हो रहा है उसी के नाम से उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि जिस गांव में जिस चीज की अधिकता होती थी उसी के आधार पर उसका जो है नाम रख दिया जाता था। जैसे हमारे बगल में एक गांव है रेहुआ लालगंज, तो हमने अपने पिताजी से पूछा तो उन्होंने हमको ये बताया कि वहां पे पहले रेह बहुत होती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग उसको रेहुआ लालगंज बोलने लगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी गांव का नाम अगई है, ठीक है, तो उसमें जो पूर्वी भाग होता है उसको पूर्व अगई, जो पश्चिमी भाग होता है उसको पश्चिम अगई बोल देते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से मतलब जहां पे जिसकी अधिकता होती है। ठीक है, जैसे देखो कभी कभी कास्ट के आधार पर भी गांव का नाम हो जाता है, दुबे का पुरवा, पंडित का पुरवा, लोहारन का पुरवा, ठीक है, बर्मानगर, ऐसे। तो वहां पे होता गया ना कि जहां पे जो कास्ट अधिक होती है उनके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो साइंस में भी ठीक ऐसा ही कुछ लागू होता है कि जहां पे जिस चीज की अधिकता होती है उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, धनावेश की संख्या बढ़ गई, जिसको हम धनावेश बोलेंगे, धनावेश हो गया। इस पर कैसा चार्ज आ गया, धनावेश आ गया। और यहाँ पे ऋण आवेश ज्यादा हो गया है, इसलिए इसको हम कैसा बोलेंगे, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ऋण आवेश आ गया है। ठीक है,
तो ये वाला ऋणावेशित हो गया और ये वाला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो जो धनावेशित हुआ उसमें से ऋणावेश निकला हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब धनावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि ऋण आवेश के निकलने से इस पर धनावेश की संख्या बढ़ गई और ये धनावेशित तो हो गया। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकला तभी इस पर धनावेश का गुण आया। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला है अपना धनावेश, धनावेश। और वो है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी परमाणु पर आया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने से आया है। तो मैं कह सकता हूं कि धनावेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करे, इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करे, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन की कमी को, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करे उसी को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, ठीक। और इस पर जब ऋणावेश हो आया तो पहले क्या था, 4 4 दोनों थे उनकी संख्या, लेकिन ऋणावेश के आते ही एक बढ़ गया, 5 5 हो गए, एक 5 हो गया, एक 4 हो गया। तो कौन ज्यादा हो गया, ऋण आवेश ज्यादा हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये ऋणावेशित हो गया है, ठीक है। जिस पर ऋण आवेश ज्यादा हो गया उसका नाम क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो गया है, ठीक है। तो एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। और ऋणावेश क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ऋणावेशों की संख्या ज्यादा हो गई, तो ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करेगा, अधिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि बताइए किसी पदार्थ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धनावेश आएगा कि ऋणावेश आएगा और कितना आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, कम हुआ है, तो जहां कमी है वहां पे कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है। और जिसमें निकल कर गया है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, वहां पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में गांठ बांध लेना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वहां पे जो है धनावेश आएगा और जहां पे अधिकता हो वहां पे ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है आवेश का गुण। क्या पढ़ना है, आवेश का गुण। चलिए दो पार्ट हो गए। अब हमको पढ़ना है आवेश का गुण पढ़ना है, ठीक है, आवेश का गुण, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं आपको। मैं एक दिन जो है एक बैटरी लिया, ठीक है, वो फोन था मेरे पास एक एप्पल का, मैं उसकी बैटरी जो है निकाला और उसमें दोनों तार को जोड़ा, कुछ कमी थी फोन में, तो दोनों तरवा ना आपस में टच हो गए गलती से मुझसे, तो वो अलग ही नहीं हो रहे थे, ठीक है। बाद में मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, तो याद आई हमको फिजिक्स की कहानी, ठीक है। मैं 12वीं पढ़ चुका था तब, ठीक है, लेकिन जब पढ़ते समय क्या होता था इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और फिर बाद में कई बार बैटरी के तारों को टच कराया चेक करने के लिए, तो क्या हुआ कि वो चिपक जाते हैं एक दूसरे, जल्दी से छोड़ते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्पार्क करने के लिए ऐसे झटका देके निकालते हैं कि ताकि चिपके ना, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बैटरी में प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल का मतलब जो धनावेशित है, माइनस टर्मिनल का मतलब जो ऋणावेशित है। जब हम इसको आपस में दोनों तारों को टच कराते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को जब संपर्क में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पहला गुण इसका कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं तो क्लास में अगर 2 लुक्का है,
ठीक है, लुक्खा का मतलब। और दो लड़के हैं जो अपने आप को लगाते हैं, ठीक है, कुछ समझते हैं अपने आप को, तो उन दोनों में ना जल्दी कभी मित्रता नहीं होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों के पास समान गुण है। वो चाहता है कि मेरी क्लास में चले, अगला चाहता है मेरी क्लास में चले। ठीक है, पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। अगर दो छात्र हैं, दोनों में चाहते हैं कि मैं टॉप करूंगा एग्जाम में, तो उन दोनों में बनती नहीं है कभी। अगर बन भी रही ना तो दिखावे के तौर पे बनती है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के रहस्यों को जानने के लिए एक दूसरे से बातचीत, बोलने चलते रहते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनमें बनती नहीं है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि दोनों का वही गुण है, दोनों टॉप करना चाहते एग्जाम में, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हर जगह दुनिया में ही होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो होता है वो विपरीत प्रकार के आवेशों में ही होता है। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स में अट्रैक्शन होता है, ना कि बॉयज बॉयज और गर्ल्स में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चुंबक के नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, ना कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन है वो सदैव विपरीत प्रकार के आवेशों में ही पाया जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात मत करना। ठीक है, कि सर जी द्रव्यमानों में, विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं में तो अट्रैक्शन हो जाता है, उसकी बात नहीं करनी है, वैद्युत बल की बात है। ठीक है, तो आवेश की गुण दो प्रकार के हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमको पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ चीजें और जान लेते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, चलो अच्छा आगे जानेंगे। चलिए आइए कुछ आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने आवेश पढ़ लिया, आवेशों के गुण पढ़ लिया। अब आइए आज हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता चला कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। तो आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना एक प्रकार से बल लगाना है। ठीक है, तो आवेश बल लगा के आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। कितना बल लगाते हैं, इसी चीज को अब हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज को बताया था वैज्ञानिक कूलाम ने। वैज्ञानिक कूलाम ने क्या किया, न्यूटन के एक नियम को देखा। तो न्यूटन का नियम क्या था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच सदैव गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड और पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से कूलाम ने भी देखा, एक आवेश को यहां रख दिया, दूसरे आवेश को यहां पे रख दिया। ठीक है, को धन आवेश रख दिया, को ऋण आवेश रख दिया। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी कितना रखी, आर रख दिया। कितना रख दिया, आर रख दिया। ठीक है, तो आर दूरी पर इन्होंने दो आवेश को रख दिया। तो इन्होंने देखा कि इनके बीच आकर्षण बल लग रहा था। क्या लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था। कितना आकर्षण बल लग रहा था, इसी चीज को पता करना चाहते थे कूलाम। एक प्रैक्टिकल कर डाला इन्होंने। ठीक है, एक हुआ था यंत्र, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, तो स्प्रिंग जितना बढ़ता है, जितना बल लगता है, उसी के हिसाब से उसका स्प्रिंग बढ़ता है। ऐसे एक यंत्र को, एक आवेश को फिक्स करके दूसरे आवेश में बांध दिया उस यंत्र को। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, बीच की दूरी को बदला, आवेश की मात्रा को बदला। ठीक है, और बदल बदल कर देखा, तो उनको विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपने नियम को दिया। ठीक है, तो अपने नियम को किस प्रकार से दिया, ये ध्यान से देखो। पहले कूलाम ने क्या किया, इन आवेशों की मात्राओं को बदला। तो देखा कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा को बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो दोनों आवेशों की जो मात्रा होती थी उस टाइम पर उसके गुणनफल के समानुपाती आता था कौन, बीच में कार्य करने वाला बल। ठीक है, तो कूलाम ने कहा कि दो पिंडों के बीच, सॉरी दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, समानुपाती होता है। अर्थात तो हम कहें तो जो बल है
वो प्रोपोर्शनल इनकी मात्रा के गुणनफल के, अर्थात एक का आवेश Q1 है और दूसरे की मात्रा कितनी है, Q2 है। इसको Q2 मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं हम Q1, ठीक है। तो एक का मान Q1 हो गया, दूसरे का क्या हो गया, Q2 हो गया। तो गुणनफल के समानुपाती तो Q1 गुणे Q2 हो गया, या प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तथा ये बीच की दूरी को उन्होंने बदला। तो जैसे वहां पे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आता था बल गुरुत्वाकर्षण में, वैसे यहाँ पे भी आया बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण, तथा बीच की, किसकी बीच की दूरी है, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती की बात हो तो उसको आप बटे में लिखा करो, ठीक है। तो बटे में लिखेंगे, किसको बटे में लिखेंगे, तो बीच की दूरी है तो बीच की दूरी r है और उसका क्या है साथ में वर्ग है, तो r स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। आप जानते हो प्रोपोर्शनल हटता है देंगे नियतांक लगता है, यहाँ पे F इज इक्वल टू मिलेगा K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ठीक। बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो K का मान क्या होता है, क्योंकि K नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, केजी कहां से आ गया, तो कूलाम है ना, प्रति कूलाम स्क्वायर, ये जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तुल्य है, के तुल्य है। इसका मान इस मान के बराबर होता है, अर्थात मैं लिख सकता हूं, अर्थात यहाँ पे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, ठीक है। अतः अगर मैं इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे दूं, तो समीकरण एक से हमको मिलने वाला है, एक से F बराबर के जहां है वहां पे हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, न्यूटन बल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, पर वो बल सदैव इतना ही होगा, कितना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहा होगा उसको ये चीज नया दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, निर्वात की वैद्युतशीलता है तो इसका कुछ मान होता होगा, कुछ मात्रक होता होगा, तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है कितना, 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। इसका मान हो गया अंकिक मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है इसका अंकिक मान, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक डिफाइंड करने के लिए आप एक काम करो, ठीक है।
इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लो, एफ को इधर कर दो मात्रक निकालने के लिए, ठीक है। तो मात्रक यहां से निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का, तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ही इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/f। तो ऊपर कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बल का मात्रक न्यूटन, ये कूलाम स्क्वायर, तो इसको सी से लिखेंगे न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर होता है और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात करें, बीमा, ठीक है, तो इसकी बीमा, कूलाम की बीमा मैंने आपको बताई ना क्या होती है, एटी होती है, एटी, और इसकी घात 2 है तो 2 लगा दो, बट न्यूटन यानी बल की बीमा mlt-2 ठीक है, इंटू एम है यानी मीटर है, तो मीटर की बीमा यल होती है और इसकी घात 2 है तो L2 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो टी, तो ए की बीमा ए की घात 2 हो जाएगा और टी की घात भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटे मेरे को यल की घात यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 1 3, तो ml3t-2 नीचे मिल जाएगा। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो पहले यम लिखेंगे, यम की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, यम -1, एल की घात 3 है, ऊपर जाएगी तो -3, और टी की घात -2 ऊपर जाएगा तो +2, और +2 पहले से t⁴ हो जाएगा, और a2 है तो a2 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमा, मात्रक और आंकिक मान, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको भी एक चीज और नहीं बताया, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मान क्या होता है, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो मान तो जान ही चुके होगी, इसके बराबर है तो इतना ही होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक भी वही हो जाएगा, इसका मात्रक का मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, वही मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर भाग में आर स्क्वायर, तो इधर जाए गुणे में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ऊपर ध्यान रखिए कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी बीमा हो जाएगी, ऊपर न्यूटन है तो बल की बीमा mlt-2, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर की बीमा L2 हो जाएगी, क्यों L2 हो जाएगी, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है, बटे कूलाम स्क्वायर है तो कूलाम की बीमा 80 होती है, तो a² t² हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो ये m, यल की घात कितना है 1 और 2, यहाँ पे 2 1 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। टी की घात नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 पहले से है, -4 हो जाएगा, ए की घात +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। अर्थात सारी घातें सेम होंगी, परंतु विपरीत चिन्ह की हो जाएंगी, किसकी तुलना में, एप्सिलॉन नॉट की बीमा की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे 2 है ये इसकी घात, ठीक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हमको माध्यम कम में बल दे दिया गया होता है, और पूछता है कि बताओ निर्वातमीन आवेशों को ले जाके इतनी दूरी पर रखे तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं हम लोग, माध्यम में और निर्वात में बलों का अनुपात, ठीक है। माध्यम में आवेशों पर बल तथा निर्वात में आवेशों पर लगने वाले बल में संबंध, माध्यम में आवेश पर बल तथा निर्वात में आवेश पर
लगने वाला बल में संबंध। ठीक है, मतलब आवेशों को अगर हम निर्वात में रख दें और फिर किसी माध्यम में रख दें तो दोनों समय उनके बीच लगने वाले बलों में क्या रिलेशन आता है वो चीज पढ़ना है हमको। ठीक है, तो माना दोनों आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में। ठीक है, तो जब जो है आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर होंगे तो उस समय उसमें लगने वाला बल F बराबर को इस माध्यम के लिए Fm से लिखेंगे, या F के परावैद्युतांक के माध्यम में है तो इसको F के से लिख देते हैं। ठीक है, F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां होता है इसी के साथ सफिक्स में क्या लग जाता है, k लग जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर मान लेते हैं कि माना दोनों आवेश निर्वात में है। ठीक है, तो निर्वात में जो बल होता है उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर लिखेंगे सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक में 2 से भाग दे दीजिए तो समीकरण 2 में देते हैं, 2 में 1 से भाग देने पर आपकी जिसमें इच्छा है उसमें भाग दे लो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 से 1 में दे रहे हैं ना, 2 में 1 से दे रहे हैं तो 2 में क्या है F और 1 में क्या है F अपॉन F की इज इक्वल टू, इसमें क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट इसमें क्या है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ई वाले पूरे फंक्शन से वाला पूरा फंक्शन खत्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी खत्म, तो शेष बचा क्या F अपॉन F K इज इक्वल टू 1/1/1/K। यही बचा ना, चौथे टर्म पे आके K बचा है। तो होता क्या है कि इस वाले फंक्शन का यहाँ पे गुणा और इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मिलेगा कि आपको F अपॉन F इज इक्वल टू K मिल जाएगा। ठीक, F अपॉन F के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा। अर्थात जो है निर्वात में जो बल है और माध्यम में जो बल है इन दोनों का अनुपात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, तो परावैद्युतांक अगर डिफाइन करना है तो माध्यम में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या F बराबर F के भाग में धरा है गुणे में तो K F K हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा K F K। ठीक, तो यहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि निर्वात में जो बल है वो माध्यम में लगने वाले बल के K गुने के बराबर होता है। ठीक, अर्थात माध्यम में लगने वाला बल, कहां पे, आवेशों के बीच लगने वाला बल, माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये मैंने क्या लिख दिया, उसको वो डिफिनीशन उल्टी हो जाएगी। माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का K गुना निर्वात में लगने वाला बल होता है, तो ये थोड़ा अच्छा कम लगेगा। ठीक है, तो निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, ये वाला जो वैद्युत बल F है वो माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के, अब देखो सूत्र क्या कह रहा है कि माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल में K से गुणा हुआ तब निर्वात में लगने वाले बल के बराबर हुआ है।
तो इसका मतलब निर्वात में लगने वाला बल इस माध्यम में लगने वाले बल के गुने के बराबर होता है। ठीक है, माध्यम में लगने वाले बल के गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम आइए दोनों माध्यमों के वैद्युतशीलताओं का अनुपात में संबंध निकाल लेते हैं, दोनों माध्यमों में लगने वाली वैद्युतशीलताओं का अनुपात। ठीक है, तो उसके लिए जब हम निकालेंगे संबंध तो क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम इसी सूत्र को F के बराबर यानी माध्यम के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे माध्यम में, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से भी लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लग गया तो निर्वात के लिए, नॉट नहीं लगा तो माध्यम के लिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर जैसे समीकरण नंबर 1, और निर्वात के लिए इसी सूत्र को लिखेंगे हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इस बार, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, दिस इज समीकरण नंबर 2। अब फिर से हम 2 में 1 से भाग देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 में 1 से भाग दिया तो वहां पे भी वही करो आप। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर अब भाग दीजिए जरा, तो यहां पे मिलेगा आपको F बटे F के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल, 4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा F अपान F के इज इक्वल टू 1/1 अपान सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन। ठीक, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर, जानते हो आप, तो क्या मिलेगा F अपान F के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F अपान F के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, और आपने F अपान F के इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, K पढ़ा है। ठीक है, तो बराबर हम K भी लिख सकते हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो माध्यम की वैद्युतशीलता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता के K गुने के बराबर होती है। डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या है, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, के ये साथ में के लगा है तो, और बीच में कुछ नहीं तो गुणा मानेंगे, तो के गुने के बराबर होती है, के गुने के बराबर होती है। ठीक है, तो जो निर्वात की वैद्युतशीलता है वो कम होती है, इससे स्पष्ट होता है, और माध्यम की वैद्युतशीलता अधिक होती है। ठीक है, तो माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता के K गुने के बराबर होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 है, तो K परावैद्युत यानी कि 3 परावैद्युतांक माध्यम वाले माध्यम की वैद्युतशीलता निकले, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल लेकर जरूर आऊंगा आपके पास। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम
के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, सदिश स्वरूप का मतलब बल सदिश राशि है तो दिशा को देखते हुए कूलाम का नियम पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो आवेश है, Q1 है, दूसरा क्या है, Q2 है। तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, और Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल लिखना है, तब कैसे लिखेंगे आप। ठीक, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल डिफाइन करना है आपको। ठीक है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो जिस आवेश पर बल लगाते हैं, जिस आवेश पर बल को लगाते हैं हम उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, जैसे या को 2 1 लिखें, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो जिस पर बल लगा वो आगे लिखेंगे आप। तो या को 2 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1। ठीक है, R क्या हो जाएगा 2 1 नहीं, 2 के द्वारा 1 पे लगा है तो 1 और 2 के बीच की दूरी R1 2 लिखेंगे, 1 से 2 पर दूरी, 2 तक की दूरी। ठीक है, और दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर R12 भी लिख देंगे, यूनिट वेक्टर इनटू R12 लिख देंगे। इस प्रकार से जो है दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आपको लिखना हो Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल आपको जब रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या अब कौन से आवेश पर बल लगा, 1 पर, 1 2 ने या 1 पर लगाया ना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। वीडियो थोड़ा सा किधर हो जा रहा है, सही है। ठीक है, तो देखिए ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 रखना है आपको, और यहाँ पे भी सॉरी 2 1 है ना, तो जहाँ जो है वहां पे वही रखना है आपको, 2 1, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 2 1 भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 n2 है तो यहाँ पे R1 n2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा R1 2 कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आवेशों के बीच लगने वाले बलों का सदिश स्वरूप। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो वेक्टर लगा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया सदिश स्वरूप। नेक्स्ट है बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है उनको, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मिटा देता हूं इसको मैं। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत में क्या पढ़ना है हमको, ध्यान से देखिए, ढेर सारे आवेश हो कहीं पर ऐसा करके, जैसे Q1 हो जाए, ये Q2 हो जाए, ये Q3 हो जाए, ढेर सारा ये Qn हो जाए। ठीक है, तो ये सभी आवेश अगर मिलकर इस Q1 आवेश पर बल लगा रहे हैं तो वहां पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर एक बिंदु आवेश पर कई सारे बिंदु आवेशों के द्वारा बल लगाया जा रहा हो तो उस पहले बिंदु, जिस बिंदु आवेश पर बल लग रहा है उस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात तो जैसे 1 ने 2 पर बल लगाया तो इसके बीच की दूरी मान लो R1 है, कितना है, सॉरी 1 पर लगा किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो R12 दूरी है इसके द्वारा, और ये 3 है, ये क्या है 3 है, तो 3 के द्वारा इस पर बल लग रहा है, 1 पर लग रहा है, तो ये डिस्टेंस को हम ऐसे लिखेंगे, किससे लिखेंगे, R13। ठीक है, और 91 के द्वारा, ये Qn है तो 91 के द्वारा अगर बल लग रहा है 1 पर तो R1n लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से
यहाँ पे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आपको मिलने वाला है F 1 पर लगने वाला बल 2 के द्वारा, तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ठीक है। और F13 इज इक्वल टू मिल जाएगा इसी प्रकार आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, ठीक है। 91 के द्वारा इसी प्रकार हो जाएगा F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान 1/Rn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है, F बराबर हो जाएगा F12 धन F13 धन डॉट डॉट F1n, ठीक है। मतलब सभी आवेश अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का योगफल ही उस पर लगने वाले परिणामी बलों का बीजगणितीय योगफल ही उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के परिणामी बल के बराबर होगा, ठीक है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो F बराबर F13 कितना है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1n3 कितना है तो Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ये कितना n तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सब में कॉमन क्या है आपका, तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, बचा क्या यहाँ पे Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर प्लस Q डॉट डॉट Qn अपान R1n का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आवेशों, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है ये, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनाएंगे कि यदि किसी तल में, एक ही तल में बहुत सारे बिंदु आवेश उपस्थित हो तो किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ी सा और इसके बाद जो है और थोड़ा सा है कूलाम के नियम का महत्व पढ़ना हम लोगों को, और इस टॉपिक से जो है फिर जितने भी क्वेश्चन है कूलाम के नियम से संबंधित थे वो सारे के सारे यहीं पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि वीडियो लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, पर थोड़ा सा 1-1.5 मिनट की बात है, ठीक है, ताकि हमारा कूलाम से के नियम से संबंधित पूरी टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाए। तो वीडियो 1 घंटे से ज्यादा क्या, लगभग 1 घंटे की हुई अभी तक, ठीक है। तो देखिए कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है इसके द्वारा हम परमाणुवीय दूरी को भी पता कर सकते हैं और 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना हर जगह काम करता है, परमाणुवीय दूरी के लिए भी काम करता है और बड़े बड़े आवेशों के लिए भी कार्य करता है, निर्वात में भी कार्य करता है और माध्यम में भी कार्य करता है, ठीक है। और थोड़ा सा है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो गुरुत्वाकर्षण बल से वैद्युत बल की तुलना की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल ही पढ़ा है, आपने सदैव यही सीखा है कि पृथ्वी जो होता है सभी वस्तुओं को केवल अपनी ओर आकर्षित करता है, कभी अपने आप से दूर नहीं भेजता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, परंतु वैद्युत बल में आवेशों के गुण में ही आपने पढ़ा कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। नॉर्मली चीजों को आप देखिए द्रव्यमान वाले, तो जैसे ये मार्कर देखो ये चिपक नहीं रहा, ठीक है, हालांकि बल लग रहा है इन दोनों के बीच, पर इतना ज्यादा बल नहीं लग रहा है कि वो हमको भी आभास हो जाएगी चिपक गया, ठीक है।
तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान सदैव बहुत कम होता है और वैद्युत बल में चिपकी हुई चीजें हमको दिखाई भी देती है। तार चिपक जाता है तो वो दिखता भी और उसका आभास भी होता है खींच रहा है। ठीक है, तो वैद्युत बल प्रबल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है। ठीक है, वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, सॉरी दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है बीच के, लेकिन वैद्युत बल जो होता है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये होता है दोनों बलों में अंतर। ठीक है, वैद्युत बल जो है वो बीच के माध्यम पर, यानी कि जैसे एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ, तो बीच में इसके क्या है उस माध्यम पर भी डिपेंड करता है और दोनों आवेशों की मात्राओं पर डिपेंड करता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों पर तो डिपेंड करता है, परंतु इसके बीच के माध्यम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और वैद्युत बल जो होता है प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई और अब हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र और उसके सारे गुण पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक कूलाम के नियम पर जितने भी टॉपिक थे उनको हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ, फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं जो है यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जिसमें एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जो है जैसे कूलाम का नियम हो गया, इसका पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा और इसी के साथ दूसरी न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट होगी तो उस प्लेलिस्ट में आपको उसके संबंधित न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम में अच्छे से अंक अर्जित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।